तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकली तो आप सिर्फ प्राइस को ही फॉलो करते हो और वॉल्यूम को फॉलो करते हो, लेकिन फंडामेंटली आप उस कंपनी को बहुत तरीके से देखते हो, उसके फाइनेंशियल को पढ़ते हो, उसकी बहुत सारी रेशियोज को पढ़ते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है। पहले मैं बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल हालत कैसी है। क्या कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, क्या उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, वो अपना पैसा कहाँ लगा रही है। तो ये सारी बातें उसकी उसके फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलती हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली 4 पार्ट्स में होती है। तो सबसे पहले होते हैं उसकी की फाइनेंशियल रेशियोज। की फाइनेंशियल रेशियोज में बहुत सारी रेशियोज आ जाती हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, उसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, बहुत सारी हैं। तो हम धीरे धीरे उन एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। सेकंड जो आता है वो आती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी 3 तरीके की होती हैं। उसकी एक इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका बैलेंस शीट और उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको भी हम स्टडी करेंगे। तीसरा तरीका होता है इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। इकोनॉमी कैसा ओवरऑल परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कंपनी उस इकोनॉमी में ही चलेगी। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो वो कंपनी भी अच्छी करेगी। और इकोनॉमी के अंदर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कहीं कोई हेडविंड तो नहीं है या कोई टेलविंड है, तो ये जानना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आ जाता है कंपनी का कोई मोट है कि नहीं है। मोट क्या होता है कि कंपनी क्या मोनोपोली है, क्या जो प्रोडक्ट बना रही है कोई और नहीं बना सकता, इस तरीके से। इसमें एम्प्लॉय का मोरल कैसा है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके ऊपर कितना बुलिश हैं, और ब्रांड वैल्यू वगैरह, ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं उस फर्स्ट जो है वैल्यूएशन रेशियोज, जो की फाइनेंशियल रेशियोज में आती है। किसी स्टॉक का महंगा होना सस्ता होना किस पे निर्भर करता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर समझते हैं कि 1 रुपए का स्टॉक सस्ता है और 10 रुपए का स्टॉक महंगा है, या 10,000 का स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी कंपनी को ये जानने के लिए कि वो महंगी चल रही है या सस्ती चल रही है, तो कुछ वैल्यूएशन रेशियोज होती हैं। उन वैल्यूएशन रेशियोज में से सबसे पहले आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसके बाद प्राइस टू बुक रेशियो एंड प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। ये 3 मेन वैल्यूएशन रेशियोज हैं। इसके अलावा और भी हैं, प्राइस टू सेल और भी हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं। अगर कोई नया इन्वेस्टर है उसको ये 3 रेशियोज पता हैं तो वो कंपनी को महंगा या सस्ता भांप सकता है, नाप सकता है। तो हम पढ़ेंगे आज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता क्या है, पीई रेशियो है क्या। तो पीई रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो भी उसका प्राइस चल रहा है उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। और ये अर्निंग पर शेयर क्या है, करंट मार्केट प्राइस तो पता चल गया आपको कि जिस वैल्यू पे वो पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अर्निंग पर शेयर ये है कि एक शेयर पे कंपनी एक साल में कितने पैसे कमा रही है। मान लो एक साल में कंपनी ने 100 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया और उस कंपनी के 100 शेयर ही लिस्टेड है, मतलब 100 शेयर हैं टोटल उस कंपनी के। तो उस कंपनी ने एक शेयर पे 1 करोड़ रुपया कमाया, तो उसकी ईपीएस जो है वो 1 करोड़ हो गई। समझ गए, ये एक तरीका होता है ईपीएस का। तो ईपीएस से अगर हम डिवाइड करते हैं करंट मार्केट प्राइस को तो उसकी पीई वैल्यू आती है। मान लो एक कंपनी 100 पे ट्रेड हो रही है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है। एक शेयर पे वो 10 रुपए कमाती है साल में। तो जब 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो उसका पीई मल्टीपल आ गया 10। और इसका मतलब हो गया अगर आप उस शेयर को खरीद रहे हो तो आप एक शेयर के बदले एक शेयर के एक शेयर अगर 1 रुपया कमाता है तो आप 10 रुपए देने को तैयार हो उस कंपनी को। अब हर इंडस्ट्री का पीई मल्टीपल अलग होता है,
स्मॉल कैप का ज़्यादा होता है, लार्ज कैप का कम होता है। तो ये क्यों होता है ये आपको बताता हूँ मैं। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हम अपने फेवरेट स्टॉक यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो ये स्क्रीनर की साइट है, इस पे देखिए स्टॉक का पी मल्टीपल 75 का चल रहा है। अब ये पी मल्टीपल कैसे कैलकुलेट हुआ? इसका करंट प्राइस है 129, उसको डिवाइड करना है उसके अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर है 1.71, तो 129 को अगर 1.71 से डिवाइड किया जाता है तो 75.7 इसका पी रेशियो आ गया। तो देखने को तो ये पी रेशियो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका ये ईपीएस कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसका ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसका इस साल का प्रॉफिट देख, नेट प्रॉफिट कितना है 18 करोड़। ये इसका सेल्स है 135 और नेट प्रॉफिट 18 करोड़। 18 करोड़ को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इसके करंट प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप टिकर फिनोलॉजी में चले जाइए। टिकर फिनोलॉजी एक साइट है, आप उसमें अगर डालोगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, तो उसमें आपको ये देखिए नंबर ऑफ शेयर 10.33 करोड़। तो अगर हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, 18 करोड़ इस साल का इसका नेट प्रॉफिट था, उसको हमने इसके नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दिया तो हमें 1.74 इसका आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब चलते हैं फिर से उस पर। अर्निंग पर शेयर हो गया इसका 1.7 और करंट प्राइस 129 डिवाइड किया अगर करंट प्राइस को अर्निंग पर शेयर तो इसका स्टॉक पी मल्टीपल आ गया 75। अब बात ये पता करनी है कि इसका क्या स्टॉक पी जो 75 है ये ज़्यादा है, ये महंगा है या सस्ता है, ये कैसे पता चलेगा? 40 का होगा तो सस्ता होगा कि नहीं होगा? तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं इनका पी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा होता है, मिड कैप का उससे कम और लार्ज कैप का या ब्लू चिप स्टॉक का सबसे कम। इसका रीजन ये है, देखिए अब ईपीएस इसकी 1.71 है तो ये 75 आ रहा है। अगर इसकी ईपीएस डबल हो जाती है तो ये डिनोमिनेटर में है ईपीएस, जब पीई कैलकुलेट करते हैं तो ये डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा। तो मान लो ये 35 या 40 के आसपास चला जाएगा। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके प्रॉफिट बहुत जल्दी बढ़ने की संभावना होती है और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके प्रॉफिट लगातार बढ़ते हैं लेकिन धीरे बढ़ते हैं। उनकी ग्रोथ रेट 7%, 8%, 10% होती हैं। लेकिन अगर आप इनकी ग्रोथ रेट की बात करो जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं तो वो 40%, 50% से ग्रो करती हैं, जिस कारण से उनका स्टॉक पीई मल्टीपल ज़्यादा भी कम ही लगता है। इसको देखने के लिए आप उसके चार्ट में जाइए, पी रेशियो का चार्ट निकालिए, ऑल टाइम का देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका पी एवरेज जो है 55 के आसपास चलता है। तो 55 के आसपास जब इसका पी आ जाए तो आप समझ लीजिए स्टॉक सस्ता हो गया है, और अगर 75 के आसपास चला जाए तो आप समझ लीजिए कि महंगा हो गया है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, मान लीजिए अगर ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है और अगले साल तक इसका ईपीएस डबल हो जाता है तो स्टॉक प्राइस अगर नहीं भी बढ़ा तब भी उसका पीई मल्टीपल आधा हो जाएगा। तो हमेशा फॉरवर्ड पीई ही देखा जाता है कि अगले एक साल में कंपनी की क्या करने की संभावना है। तो चलो अब हम कोई दूसरा स्टॉक स्टडी करते हैं, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोग IRFC RVNL में भी फंसे हुए हैं। लेट्स एनालाइज RVNL। इसमें क्या हो रहा है? RVNL का स्टॉक पीई 58 है और अर्निंग पर शेयर 6 के आसपास है। तो आप 350 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 58 पीई आ जाएगा। अब ये महंगा है कि सस्ता है, तो चलते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट देखिए सर, एक टाइम पे ये 6 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड करता था और इसका बढ़ा के 88 के पीई मल्टीपल पे चला गया। कितना महंगा कर दिया स्टॉक को, जिसका एवरेज मीडियन पीई 10 का है
और अभी भी ये 57 58 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, मतलब 6 गुना स्टॉक महंगा चल रहा है। तो चलो देखते हैं कि अगर ये 2022 में 6 के पीई मल्टीपल पे था और अभी ये 60 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है, तो क्या इसकी ईपीएस की ग्रोथ भी उस हिसाब से हुई है? चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में। तो जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में आते हैं, तो 2022 में देख लेते हैं, इसका नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ था, अभी 1200 करोड़। ईपीएस की ग्रोथ तो हुई नहीं, डबल भी नहीं हुआ, ओनली पीई री रेटिंग से, मतलब पीई बढ़ता गया इसका एक्सपेक्टेशन से कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, लोग इसको खरीदते गए और इसका ईपीएस बढ़ा नहीं, जिस कारण से इसका पीई बढ़ता गया। अब ये स्टॉक मेरे हिसाब से तो बहुत महंगा है, ईपीएस की ग्रोथ हुई नहीं है, तो इसके हम चले जाते हैं इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? पब्लिक के पास 13% माल था और पब्लिक 18% पहुंच गई थी। डीआईआई ने स्टॉक को नहीं खरीदा, एफआईआई ने स्टॉक को खरीदा था। हाँ, ये स्टॉक एफआईआई और पब्लिक ने मिलकर इसका इतना वैल्यू बढ़ाया है। तो स्टॉक महंगा है, हाँ जरूर ये महंगा है स्टॉक, अभी खरीदने लायक है। तो अभी चलो स्टॉक को भी स्टडी ही कर लेते हैं, इसका प्राइस पैटर्न। जो बंदे 550 पे 570 पे लेके अभी एवरेज करते जा रहे हैं, मुझे ये लगता है ये स्टॉक अगले 2 4 5 सालों में भी, 5 तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 2 3 सालों में भी ये 500 के ऊपर तो जाने वाला नहीं है। अगर आपकी वैल्यू के पास ये स्टॉक आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, जहाँ लॉस बुक कर लेना, अपने प्राइस के आसपास बेच देना ही बढ़ाई होगी, अच्छी बात होगी। आप देख सकते हो स्टॉक 36 रुपये से 500 चला गया, 10 12 गुना हो गया, प्रॉफिट इसके 2 गुने भी नहीं हुए। भगवान ना करे अगर ये फिर से अपने प्रीवियस पीई मल्टीपल या एवरेज पीई मल्टीपल पे आया, तो अभी भी ये 3 4 गुना नीचे जा सकता है। अगर आप बेच नहीं सकते हैं तो एवरेज भी ना करें और अपने प्राइस आने पे बेच दें। जब नीचे हमें अच्छे पीई मल्टीपल भी ये स्टॉक मिलेगा और इसकी ग्रोथ ईपीएस की अच्छी हो रही होगी, तो हम इस स्टॉक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं प्राइस टू बुक मल्टीपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।